जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि झारखंड बोर्ड आप सभी को क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। और आप सभी जानते हो कि मॉडल सेट आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉडल सेट में आपको यह पता चल जाता है कि प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। और मॉडल सेट्स में आप सभी को ये प्रश्न लगाने बहुत ज़रूरी है बच्चा, क्योंकि इस प्रश्न को लगाने से आपके अंदर का जो डर है, जो परीक्षा को लेकर आप सभी डरे हुए हो, वो डर आपके अंदर से निकलता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को लगाना चाहिए। और यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे प्रश्न करने का तरीका क्या रहेगा, किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। 52 प्रश्न इस बार आपके प्रश्न आने वाले हैं। 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, और इसके बाद का जो प्रश्न रहेगा आपका 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय रहेगा, और 39 से 46 तक लघु उत्तरीय, और 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय। यानी आपको यहाँ पे लंबा आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को अपठित गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, अपठित गद्यांश में आप सभी को यहाँ पे इन गद्यांश को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको इसका आंसर करना है। आप सभी इसे पढ़िएगा ध्यान से। दे रखा है अपठित गद्यांश में, विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इन साधनों के उपयोग से मानव बुद्धि कुंठित हो गई है। इसके असंतुलित उपभोग से मानव का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। मानव के सामने एक विकट समस्या है कि इन विकट परिस्थितियों में जीवन में वास्तविक और अस्थायी सुख उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जाएं। एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करना। यही एक सर्वोत्तम उपलब्ध औषधि है, जिसके बल पर विज्ञान जनित समाज में व्याप्त अनेकानेक बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। अब यहाँ पे इससे संबंधित प्रश्न है। मानव, यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है। मानव वृद्धि में, आधुनिक सुख साधनों में, मानसिक स्वास्थ्य में, शारीरिक व्यवस्था में। तो आप यहाँ पे पढ़ना आपने पढ़ा, इसमें विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा बी। देखिए पहले आप पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा, जो भी प्रश्न रहेगा पैसे से ही संबंधित होगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है, विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है। इसके मानव बुद्धि कुंठित हो गई है। बिल्कुल, हमने पढ़ा है कि इससे मानव बुद्धि कुंठित हो गई है। शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है। बिल्कुल, ये प्रश्न, ये लाइन भी नहीं रखा है, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। मानसिक स्वास्थ्य यानी ये तीनों होगा, उपरोक्त सभी, ये सभी होगा। दूसरे का आंसर डी है। तीसरा है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखें। शीर्षक क्या होता है बच्चा। शीर्षक एक ऐसा शब्द जिसके चारों ओर वह कहानी घूम रही है, वह पूरा गद्यांश घूम रहा है। हम विकल्प देखते हैं। अस्थायी सुख, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई बात नहीं की गई है। वैज्ञानिक प्रगति व अध्यात्मवाद, हम इसे अभी साइड में रखते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इसकी भी बात नहीं की गई है। विज्ञानजनक उपलब्धि, इन दोनों में से सबसे उपयुक्त है विज्ञानजनक उपलब्धि, तो तीसरे का भी होगा डी आंसर। ठीक है, इन दोनों में से आप कर सकते हो, हालांकि डी एकदम सही है। चौथा है, विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। ए, वैज्ञानिक प्रगति से, आधुनिक सुख साधनों के उपभोग से, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके, या आधुनिक जीवन शैली अपनाकर। बताएंगे तो देखिए सही उत्तर है भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित स्थापित करके। आप बोलोगे सर आपने यह चुना क्यों चुना, तो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो ये लिख रखा है कि भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित
सामंजस्य स्थापित करना यही एक सर्वोत्तम उपलब्ध औषधि है। इसीलिए हमने उपयुक्त सी विकल्प को चुना। क्लियर है? चलिए अब आगे का प्रश्न यहाँ दे रखा है पद्यांश, कविता की कुछ लाइनें हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। कहता है यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्या लिखा गया है, पढ़िए। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा था तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई का ज्यों जलती हुई भू, गर्द छिनगी छा गई प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है? शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। एकदम हलवा सा प्रश्न है बच्चा, बिल्कुल नहीं घबराना है। गर्मियों के दिन, प्रश्न से ही पता चल रहा है कौन सा दिन था, ग्रीष्म ऋतु, डी विकल्प होगा। यहाँ वह क्या है, एक स्त्री, एक पुरुष, एक बच्चा या एक वृद्ध। तो आप यह देखोगे कि यह कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ वह क्या है, तो वह कहाँ लिखा हुआ है, वह तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर यानी तोड़ता रहता, तब तो बताते कि लड़का है ना, पुरुष है। लेकिन तोड़ती, लड़की सीता पत्थर तोड़ती है, राम पत्थर तोड़ता है। तोड़ती है यानी वह एक स्त्री है। ए विकल्प हो जाएगा छठे का। उपयुक्त पद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? रुई, तो चिनगी, तोड़ती पत्थर या दोपहर। सातवें का क्या होगा? तोड़ती पत्थर। इसकी चर्चा की गई है। रुई, चिनगी, ये सब का चर्चा नहीं हुआ है। यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता, कठिनाई, शौर्य या साहस। तो यह कठिनाई का प्रतीक है, बी विकल्प हो जाएगा। आगे के प्रश्न है रचनात्मक लेख तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 9वां प्रश्न है प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है? प्राप्तकर्ता, संदेशवाहक, संदेश प्रसारक या इनमें से कोई नहीं। 9वें का उत्तर जल्दी जल्दी बताएंगे। देखिए प्राप्त संदेश का कूट वाचन प्राप्तकर्ता करता है, यानी 9वें का उत्तर ए हो जाएगा। लाइव शब्द का अर्थ क्या है? जिसका सीधा प्रसारण होता है, जिसका बाद में प्रसारण होता है, जिसका पहले प्रसारण हो चुका है या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सीधा प्रसारण होता है, ठीक है। जैसे लाइव आप सभी देखते हो, यूट्यूब में भी लाइव देखते हो, तो लाइव जिसका सीधा प्रसारण हो रहा है, आप जो कमेंट करते हो उसका उत्तर सर देते हैं। 11वां प्रश्न है सबसे ऊपर बाईं ओर के प्रेषक का नाम व पता लिखा जाता है, ऐसे किस पत्र में लिखा जाता है? देखिए सबसे ऊपर और बाईं ओर प्रेषक और पता भेजने वाले का प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, संपादकीय पत्र या व्यक्ति पत्र बताएंगे। 11वें का उत्तर डी होगा, व्यक्तिगत पत्र। 12वां प्रश्न है फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फीचर में लेखक अपने विचार डाल सकता है, फीचर लेखन का एक नया तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, फीचर का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन कराना है, फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। बताएंगे 12वें का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, बी होगा। फीचर लेखन का एक तय ढांचा फॉर्मूला होता है, ये सही नहीं है। इसका कोई तय ढांचा नहीं होता, ये सही नहीं है। बाकी तीनों सही है, ठीक है। 12वें का बी होगा। 13वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? निष्पक्ष भाव से समाचार छपवाना, ये तो है, किसी के प्रति पक्षपाती नहीं होना चाहिए उसे। तो पहला तो होगा प्रथम पृष्ठ पर छपने वाली खबरों के बारे में निर्णय लेना, बिल्कुल सही। प्रथम पृष्ठ में जो खबर छपते हैं वे सुर्खियों वाले होने चाहिए, ये नहीं कि कोई भी खबर छाप दे, ये नहीं होता है। क्षेत्रों के खबरें इकट्ठा करना, क्षेत्रों से खबर इकट्ठा करना, ये जो संपादक का कार्य नहीं है। खबर इकट्ठा करना ये काम नहीं होता है। निश्चित समय पर समाचार पत्र छपवाना चाहिए, छपवाने से संबंधित प्रश्न ये करते हैं, लेकिन खबर इकट्ठा करना काम ये इनका नहीं होता है। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है?
लोगों का मार्गदर्शन करना, बिल्कुल। मनोरंजन करना, बिल्कुल, ये भी होता है। खेल कूद के जो समाचार पत्र होते हैं वे मनोरंजन कराते हैं। लोग सूचना देना और शिक्षित करना, ये सभी होगा डी विकल्प। 15वां प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? देखिए, भारत में प्रकाशित होने वाला पूछ रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये प्रश्न आ भी सकता है। आप इसे याद रखेंगे, बंगाल गजट। ठीक है, ए। आप जल्दी से यहाँ पे कमेंट कीजिए कि इनके जो एडिटर थे कौन थे, संपादक कौन थे इनके बंगाल गजट के। 16वां प्रश्न दे रखा है, कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? फोन इन, लाइव, फ्लैश न्यूज या एंकर विजुअल? 16वें का आंसर बताएंगे, बिल्कुल सही, फ्लैश न्यूज, सी विकल्प होगा। अब पाठ्य पुस्तक से संबंधित देखिए, 16 जो प्रश्न थे वो आपके यहाँ पे अपठित गद्यांश और रचनात्मक से थे। अगला जो है पाठ्य पुस्तक से है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उसमें हारी होर लगाई। प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, तुलसीदास या सूर्यकांत त्रिपाठी नरवाला? बताएंगे तो आप सभी ये देखे हो कि देवसेना की प्रेम पीड़ा, देवसेना का जो गीत है उसी से संबंधित है ये प्रश्न। बताएंगे, बिल्कुल सही। 17वें का आंसर ए होगा, जयशंकर प्रसाद जी इसका जो रचिता है। इन पद्यांश में प्रतिपाद्य है देवसेना की खुशी, देवसेना की प्रेम पीड़ा, देवसेना के देश प्रेम या देवसेना का उत्साह। 18वें का तो उनकी प्रेम पीड़ा है, बी विकल्प। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार नहीं है? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या मानवीकरण अलंकार? 19वां का बताएंगे, इसमें यमक अलंकार नहीं है, रूपक है, अनुप्रास भी है और मानवीकरण। देखिए तीनों दे रखा है, चूंकि यहाँ पे जो भाव है उनका मानवीकरण रूप हो रहा है और यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति यानी ये सभी हैं लेकिन यमक नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों किस नाटक से ली गई है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या अजातशत्रु? 20वें का बताएंगे, स्कंदगुप्त होगा, बिल्कुल सही बच्चा, ये हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। पढ़ लेते हैं। और कितना कड़ा करूँ दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोड़े में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किसके लिए? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है? दूसरा देवदास, जहाँ कोई वापसी नहीं, कच्चा चिट्ठा या संवदिया? बताएंगे, बिल्कुल सही, संवदिया। यहाँ पे जो संवाद लिखने वाला है वो जाता है तो उनके घर में जो वो रहती है वो बताती कि ऐसी सी बात है, उतने समाचार वो पहुँचा देना। ये पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है बच्चा। जब यह पाठ पढ़ोगे आप तो आप ऐसे ग्रामीण परिवेश का दृश्य आपके सामने आएगा, लगेगा कि आप स्वयं ही संदेशवाहक हो और उन सभी समाचार पत्र को उन लोगों के सामने बैठकर सुन रहे हो। 22वां प्रश्न है, यहाँ वक्ता कौन है? हरगोविंद, बड़ी बहुरिया, मोदियाइन या गुल मोहम्मद आगा? वक्ता यानी बोलने वाली कौन है? 22वां का बी, बड़ी बहुरिया है। श्रोता है हरगोविंद। 23वां प्रश्न है, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। यहाँ वक्ता कौन सा भाव प्रकट हुआ है? खुशी, उत्साह, व्याकुलता या डर? 23वां का व्याकुलता हुआ, व्याकुल हो रहे, बेचैन है वो। यहाँ श्रोता कौन है? तो अभी मैंने बताया श्रोता कौन है, हरगोविंद है जो सुन रहा है। श्रोता सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? मन का, व्यक्ति का, समाज का या देश का? 25वें का आंसर होगा बी, व्यक्ति का। कौशल्या किसे देखने के लिए राम
ने पुनः अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करती है? दुखी अश्वों को, राजा दशरथ को, माता सुभद्रा को या प्रजा को? 26वें का बताएंगे दुखी अश्वों को, यानी जो घोड़े हैं दुखी हैं उनसे। चार हाथ लघु कथा किसके शोषण को उजागर करती है? मजदूरों की, स्त्रियों की, बच्चों की, अध्यापकों की? बताइए 27वें का आंसर क्या होगा? मजदूरों की, ए विकल्प। 28वां प्रश्न दे रखा है, दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर पर घटती है? हरिद्वार, बद्रीनाथ, बनारस या इलाहाबाद? 28वें का बताएंगे ए, हरिद्वार होगा। 29वां प्रश्न यहाँ है, सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में किस उपन्यास का अंश है? गबन, रंगभूमि, गोदान या प्रेमाश्रम? 29वें का आंसर बी होगा, रंगभूमि। 30वां प्रश्न है, लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है? खाऊ उजाड़ू, खूब खाना और एक स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बस जाने को, जीवन मूल्यों को ताक पर रखकर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने को। यही हो जाएगा बी। तो बच्चा इस वीडियो में हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किए। इसके आगे के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए, ठीक है बच्चा। आगे की वीडियो में आपको इसी तरह इंग्लिश और सामाजिक, यहाँ पे इतिहास, अर्थशास्त्र, सभी के वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो आपको जुड़े रहना है। थैंक यू बच्चा।